अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान कानूनी मुहाज पर, नर्म और सियासी मुहाज पर गर्म रवैया अपना रहे हैं। अपनी जारहाना सियासत को फैसला कुन मरहले की तरफ लेकर जा रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देने की बात कर रहे हैं, हुकूमत को ललकार रहे हैं और अपने हामियों को तैयार कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब तौहीन अदालत के केस में मुआफ़ी मांगने से मुसलसल इनकार और खातून जज से मुताल्लिक अपने बयान पर मुसलसल इसरार के बाद आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मुआफ़ी की पेशकश कर दी है, जिसके बाद अदालत ने भी नरम रवैया अपनाते हुए फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी है। आज की अदालती कार्रवाई के बाद वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के हवाले से कहा कि हफ्ते को फैसला करूंगा कि कब कॉल देनी है, वो कॉल सिर्फ मुझे पता है कि कब देनी है। इमरान खान ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा कि राना सना, मेरा वादा है कि तुम इस्लामाबाद में छुप नहीं सकोगे। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, आपको फिक्र करनी चाहिए, हम अब तैयारी करके आएंगे। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। अब सनाउल्लाह और तुम्हारा जो शहबाज शरीफ, वो वैसे डरा रहता सारा वक्त। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। वो कॉल सिर्फ मुझे पता कब देनी है और सिर्फ मैं फैसला तब करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरे टाइगर और टाइगरेसेस तैयार हैं आज़ादी के लिए। दूसरी जानिब तौहीन अदालत के मुकदमे में आज भी इमरान खान ने ना तो गैर मशरूत माफ़ी मांगी और ना ही खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ा, लेकिन उन पर फर्द जुर्म आयद करने का मामला फिलहाल टल गया है और अब इस हवाले से 3 अक्टूबर को अहम समाअत होगी। जबकि अदालत ने इससे पहले इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है समाअत के आगाज में जवाब दहिंदा ने अदालत में बयान देने के लिए इजाज़त मांगी और अर्ज किया कि उनकी 26 साल की जिद्दोजहद कानून की हुक्मरानी, एहतराम और अदलिया की आज़ादी के लिए थी और उनके अलावा कोई सियासी रहनुमा नहीं है जो हर अवामी इज्तिमा में कानून की हुक्मरानी की बात करता हो। जवाब दहिंदा ने बयान किया कि उन्होंने कार्रवाई के दौरान महसूस किया कि हो सकता है कि उन्होंने एक रेड लाइन को अबूर किया हो। उनका कभी इरादा नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मुअज़्ज़िज़ जज साहिबा को धमकी दी जाए। उनके बयान के पीछे कानूनी कार्रवाई का हवाला देने की नीयत थी, लेकिन वो इस अदालत के मुअज़्ज़िज़ जजों को यकीन दिलाना चाहते थे कि वो ज़िला अदालत की मुअज़्ज़िज़ जज के सामने वजाहत करने को भी तैयार थे कि ना उन्होंने और ना उनकी जमात ने कभी ज़िला अदालत की मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ किसी कार्रवाई का इरादा किया था, और ये कि वो अपनी मर्जी से मुअज़्ज़िज़ जज से मुआफ़ी मांगने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर वो महसूस करती हैं कि जवाब दहिंदा ने हद से तजावुज़ किया है, वो इस अदालत को यकीन दिलाना चाहते थे कि वो आइंदा कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस अदालत और अदलिया और बिलखुसूस मातहत अदलिया के वक़ार को ठेस पहुँचे। उन्होंने आखिर में अर्ज़ किया कि वो मज़ीद कोई भी ऐसा कदम उठाने को तैयार हैं जो इस अदालत को मुतमईन करने के लिए ज़रूरी समझा जाए कि उनका कभी भी अदालत की कार्रवाई में मुदाखलत या अदलिया के वक़ार या आज़ादी को मजरू करने का इरादा नहीं था। फैसले में लिखा है कि हम जवाब दहिंदा की तरफ से पेश की गई मुआफ़ी से बादी नज़र में मुतमईन हैं। उन्हें अगली तारीख मुकर्रर होने से पहले इस अदालत में गौर के लिए हल्फनामा दाखिल करने का मौका दिया जाता है। जवाब दहिंदा के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए मामले को 3 अक्टूबर तक मुलतवी किया जाता है। कार्रवाई मुकर्रर तारीख पर दोपहर 2:30 बजे होगी। इससे पहले इमरान खान ने पुलिस अफसरान और एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी को धमकी दी, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, मगर इमरान खान मुसलसल अपने बयान का दिफा करते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बार बार कहते रहे कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर इमरान खान ने अपने इब्तिदाई बयान में वजाहत पेश कर दी, साथ ही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें नहीं पता था कि एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं। पहली ही समाअत में अदालत ने इमरान खान के इस बयान पर बरहमी का इजहार किया, सख्त रिमार्क्स दिए और इस बयान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। फिर इमरान खान ने एक और जवाब जमा कराया, मगर माफ़ी नहीं मांगी। इस पर भी अदालत मुतमईन नहीं हुई और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया, लेकिन आज इमरान खान के माफ़ी मांगने की पेशकश पर यह मामला मौखर कर दिया गया है। इमरान खान इससे पहले समाअतों पर मीडिया से बात करते हुए कहते रहे हैं कि मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ, जबकि आज समाज से पहले इमरान खान से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने ख़तरनाक होने का सवाल किया, तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया, देखिए। खान साहब, आप माफी मांग के ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। सुना तुम्हें इन चीजों का ज्यादा इल्म है। सर वही सवाल, प्लीज नॉट गिल्टी या इन द मर्सी ऑफ गॉड। खान साहब, आपको देर से नहीं, तुम बहुत एक्सपर्ट हो इधर के। मैं भी वैसे एक्सपर्ट हो जाऊंगा जितने मेरे ऊपर केसेस हैं। पर बात करेंगे इमरान खान के वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, ये कहा जाएगा कि ये इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और वो एक गैर मशरूत माफ़ी जज साहिबा से मांगने के लिए भी तैयार हैं और आप ये रिटन में भी दे देंगे अदालत को? देखिए, गैर मशरूत माफ़ी इसको नहीं कहते, उसका एक और होता है, उसमें पहले एक्नॉलेज करना होता है कि हमसे तौहीन हुई है, इसके लिए हम गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं।
इसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरा ना मकसद था कंटेम्प्ट करने का, ना ही मैं किसी के जुडिशरी के खिलाफ कभी कुछ कहना चाहता हूँ, ना कहा है। मैं अगर मोहतरमा समझती हैं कि मैंने अपनी बात में कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं उस चीज की माफी मांगने को तैयार हूँ उनसे, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कोई किसी किस्म की तौहीन अदालत नहीं की है। तो ये बात उन्होंने कही है कि उस हवाले अगर वो समझती है कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की तो फिर जी, तो आज अदालत में फिर मोजिज अदालत से भी इमरान खान साहब ने कोई गैर मशरूत माफी नहीं मांगी है? यही बात कही है, जो उधर कही है वो यही कही है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसका मकसद तौहीन अदालत हो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है, शायद नहीं करनी चाहिए थी जो मुझे, या वो मैडम जज समझती है, तो उस सूरत में मैं माजरत कर लेता हूँ और मैं लेडी जज से भी माजरत या माफी के लिए तैयार हूँ। ये बात उन्होंने सब। तो फिर यानी इस सूरत में जो शुरू के जवाब जमा कराए थे इमरान खान साहब ने जो पिछले समातों में, इमरान खान साहब उस बात पर भी कायम है, मगर वो समझते हैं कि अगर अदालत को लगता है या जज साहिबा को लगता है तो मैं माफी मांग लेता हूँ, मैंने अपनी नजर में नहीं की है कोई तौहीन अदालत। यही सूरत हाल है। उसमें भी ये कहा था कि इससे अगर हो तो मैं अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ, मैं माजरत करने को तैयार हूँ। यही बात इन राइटिंग भी हमने अपनी दोनों जवाब में ये दी है। सब यानी फिर आपके दोनों जवाब भी अपनी जगह पर स्टैंड करते हैं, वो भी विड्रॉ नहीं किए हैं? जी, उसी के तहत और उसी के पस मंजर में ये बात कही गई है। ये बिल्कुल माजरत भी की गई है और हमारा मकसद ये है कि हम अदलिया की सरबुलंदी के हम दाई हैं और हम वही करना चाहते हैं। और ना पहले कभी सोचा था कि हमने कोई तौहीन अदालत करनी है, ना ही हमने किसी तौर पर इस लिए से कोई बात कही है। मतलब क्योंकि अदालत ने भी ये लिखा है कि बादियों नज़र में हम मुतमईन हैं उस अपॉलॉजी से जो कि रेस्पोंडेंट ने दी है, यानी कि इमरान खान साहब ने दी है, मगर वो अपना एफिडेविट भी फाइल करें। तो आप अपने एफिडेविट में भी ये लिखेंगे कि अगर अदालत को लगता है तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से कोई कंटेम्प्ट नहीं हुई है। यही बात है, यही बात जो अदालत ने भी रिकॉर्ड की है वो यही है। हमारा एफिडेविट भी इसी हवाले से, इसी तरह में होगा। वैसा फिर ये बताइएगा कि ज़रा जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय थी कि पहली समात में ही माफ़ी मांग ली जाती, फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठी कि जैसे वो बतौर वकील आपसे मुतमईन नहीं है। ये आपकी राय थी जिस तरीके से सारा का सारा मामला चला है, या खान साहब की भी राय थी कि इसी तरीके से मामला चल रहा है जिस तरह आप लेके चले? देखिए, ये मामला काउंसिल और क्लाइंट के दरमियान होता है, इसलिए इस बात को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। जो बात अदालत के सामने की गई है राइटिंग और जुबानी, वो सारी मामला आपके सामने है। जो बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसिल क्या कॉन्फिडेंशियल जो है वो कम्युनिकेशन है, वो हम कभी डिस्क्लोज नहीं किया करते कि कौन क्या कह रहा है उनमें। सर मगर क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वकील बात करते रहते हैं, कंटेम्नर और अदालत का मामला है, आप बात नहीं करने देते उन्हें, वो ये भी कह रहे थे, फिर जज ने भी मौका नहीं दिया, वो कहते खान साहब को बात करनी चाहिए, आपकी कारकर्दगी पे वो सवाल उठा रहे थे। मैं नहीं जानता किसकी बात कर रहे हैं आप? फवाद चौधरी साहब की। छोड़िए, मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। वैसा फिर मुझे ये बताएगा कि आप ओवरऑल फिर प्रोसीडिंग से मुतमईन है, और इमरान खान साहब भी आज मुतमईन थे कि मामला ठीक हो गया है और अब इसको इसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी नीयत ही नहीं थी कभी कोई कंटेम्प्ट करने की, ना ही हम कोई इस अंदाज से सोचते हैं। मैं तो वैसे हम तो यही कोशिश है कि अदालत को हमने मुतमईन करना। पहले भी हमने अपने दोनों जवाब में यही कहा है कि हम अदालत को मुतमईन करना चाहते हैं कि हमने कोई कंटेम्प्ट नहीं की, और हम इसलिए अदालत अगर इसकी वजह बावजूद भी अदालत या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो महसूस किया उन्होंने कि कोई बात हमसे ज्यादती हुई है, तो उसके लिए माजरत कर लेते हैं। ऐसा और माजरत में और माफी में आप कह रहे फर्क होता है लीगली? देखिए, वो एक खास टर्म होती है जो कि कानून में इस्तेमाल होती है, अनक्वालिफाइड अपॉलजी एंड थ्रोइंग माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। उसमें
एक्नॉलेजमेंट होती है अपनी कंटेम्प्ट करने की। उनके जो कानून है और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में उसने कहा हुआ है कि जब आप पहली बात यह है, जब आप अनक्वालिफाइड माफी मांगते हैं तो आप इकरार करते हैं कि आपने कंटेम्प्ट की है, फिर आप मांगते हैं। तो हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इकरार करते हैं कि हमने कंटेम्प्ट की है। हमने यही कहा कि अगर अदालत को ये तासुर मिला है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये तासुर मिला है, तो हम उसकी माजरत करते हैं। आप इस वक्त हामिद खान साहब कहा जा सकता है कि आप तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा हैं, खान साहब के करीब हैं, या ये नहीं कहा जा सकता? देखिए, मैं तो तहरीक इंसाफ का फाउंडर हूँ, खरीद बात दूर होने वाली बात ही नहीं। कोई जिस तरह इमरान खान फाउंडर है, इसी तरह मैं फाउंडर हूँ पार्टी का। कोई मुझे अलग नहीं कर सकता पार्टी से। मगर वो इख्तलाफात आप में हो सकते हैं, वो और बात है। किसी मसले के ऊपर इख्तलाफात हो जाते हैं, पार्टियों के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं। वो हर पार्टी के मेंबर का राइट होता है कि वो किसी पॉलिसी पर, किसी खास मामले पर इख्तलाफ करे। जिस तरह मेरा इख्तलाफ रहा है काजी फाइज साहब के रेफरेंस के ऊपर, सबको पता है, खुल के मैंने वो इख्तलाफ किया है, खुल के बल्कि काजी साहब की वकालत की है मैंने। तो वो पार्टीज के अंदर इस तरह से इख्तलाफात हुआ करते हैं और उससे कोई पार्टी से अलग नहीं हो जाता। सब ज़ाहिर है उस पर खान साहब आपसे नाराज़ भी हो गए थे, मगर फिर जब गुज़िश्ता दिनों आपसे मुलाकात हुई तो आपने बताया था कि उन्होंने अपनी गलती भी मानी। फिर एक और मामला है, जब आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, इस मौक़िफ़ से भी आप अग्री करते हैं उनके कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, तैनाती तो होनी चाहिए। जब टर्म खत्म होती है तो तैनाती तो होनी चाहिए, उसके बगैर तो नहीं मामला चल सकता है, वरना खला हो जाएगा। और जो भी हुकूमत हो वो कर दे, जो भी कानूनी और आईनी तौर पर अपॉइंटमेंट करने की का इख्तियार रखती है वो कर सकती है। यानी मौजूदा हुकूमत कर सकती है आईन और कानून के मुताबिक, अगर वहाँ उस वक्त तक हो या क्या जो सूरत हाल हो, क्यों नहीं। क्योंकि देखिए ना, ये तो जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है, लेकिन हम इसके साथ साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरिट पर अपॉइंटमेंट होगी, फेवरेट्स की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। कि जो सीनियर मोस्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसको लगाया जाए तो फिर ये पिक एंड चूज नहीं होगा, बल्कि ये समझा जाएगा कि उसको मेरिट पे लगा दिया गया। अच्छा, क्योंकि टॉप 5 में से आमतौर पर आर्मी चीफ की तरफ से इनाम आता है, और आपने तो हामिद खान साहब देखी है हिस्ट्री कि फेवरेट कोई किसी का रहता नहीं है, जिस लम्हे वो आर्मी चीफ बन जाता है। पाकिस्तान की तो तारीख इस बात की गवाह है। तो टॉप 5 में से अगर आर्मी चीफ की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आती है, उसमें से एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नहीं लगा सकते आर्मी चीफ? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें नहीं पढ़ना चाहिए पिक एंड चूज में। जब भी मुल्क में पिक एंड चूज किया है किसी प्राइम मिनिस्टर ने, ये सोच कर कि ये शख्स जिसको मैं अपॉइंट कर रहा हूँ ये मेरा लॉयल रहेगा, पर्सनली लॉयल रहेगा। ये नहीं कि कौम का तो उसे लॉयल होना चाहिए, लेकिन पर्सनली लॉयल होगा तो वो चीज गलत है। इसका खमियाजा भुगता है कौम ने में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री पर बहुत हिजाम रहा है पाकिस्तान की तारीख में। तो और जब से ये बात तय हो गई और आइन में लिखती गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, तब से ये हिजान खत्म हो गया है, ये गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ अगर यही सूरत हाल यहाँ हो जाए तो ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। फिर ये बेहतर नहीं होगा कि एक मुस्तकिल किस्म की ही ये सूरत हाल हो जाए, जैसे कि चीफ जस्टिस के मामले में है, और ये बात भी तय हो जाए कि तौसी नहीं होगी, जैसे चीफ जस्टिस के मामले में नहीं हो सकती है, क्योंकि हर 3 साल बाद हम यहीं आके फंस जाता है मुल्क, और यही अनसर्टेनिटी का शिकार होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। ना एक्सटेंशन का कोई मामला होना चाहिए, जैसे जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल है वो उसको मुकर्रर होना चाहिए। जो भी उस वक्त जब कभी भी वैकेंसी राइज हो उस सीनियर मोस्ट को आप अपॉइंट कर दें, तो कोई किसी किस्म का आपस में कोई सियासी
इख्तिलाफ इस मसले पर नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, साथ ही शाइख उस्मानी साहब मौजूद हैं। आप दोनों साबिक जजेस भी हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब, हामिद खान साहब तो कह रहे हैं हमने कोई अपॉलॉजी नहीं मांगी है, और क्योंकि हम समझते नहीं हमने कंटेम्प्ट की, हमने तो अदालत से कहा अगर आपको लगता है तो फिर वो माजरत का मामला है। और फिर जो जज साहिबा हैं उन हवाले से, हालांकि अदालत ने तो अपने ऑर्डर में लिखा है कि हम बादियों नज़र में मुतमईन हैं अपॉलॉजी से जो कि रिस्पोंडेंट ने दी है, और एफिडेविट वो फाइल करें जो अगली तारीख है उस तक। किस तरह देख रहे हैं आप इस मामले को? देखें, दो जगह उन्होंने इस्तेमाल किया है लफ्ज़ अपॉलॉजी, एक फर्स्ट पैराग्राफ में और एक सेकंड पैराग्राफ में भी कहा है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि रिग्रेट्स के करना चाहते हैं, उन्होंने लफ्ज़ अपॉलॉजी कहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट को यही इम्प्रेशन कन्वे हुआ है कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं। माजरत से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है उनके अभी भी। साहब, शाइख उस्मानी साहब, आप क्या कहिएगा? हामिद खान साहब तो दो टोक अंदाज में ये बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे ताज्जुब हुआ है जो हामिद साहब का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें सामने आई थी उससे तो जाहिर यही होता था कि शायद इमरान खान साहब का जिसको कहते हैं चेंज ऑफ हार्ट हो गया। पहले कुछ और था, एग्रेसिव एटीट्यूड था, अब उनका थोड़ा सा डिफरेंट एटीट्यूड हो गया, और वो अब समझते हैं कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यही हम समझते थे जो कि स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। लेकिन चूंकि हामिद खान साहब कुछ और कह रहे हैं, तो यकीनन जो इनका हल्फिया बयान होगा जो कि इन्होंने 29 तारीख तक सबमिट करना है, तो उसमें तो वही होगा जो हामिद खान साहब कह रहे हैं, जो हामिद खान साहब उनका ड्राफ्ट करेंगे हल्फिया बयान। तो इसके मतलब ये कि सिचुएशन वही है जैसे पहले थी, और इस वजह से जो चीफ जस्टिस साहब हैं अता मिनुल्लाह साहब ने जो उन्होंने फैसला किया कि अभी जो फर्ज जुर्म आयद नहीं करेंगे, और अब हम फर्ज जुर्म आयद करेंगे 3 तारीख को, और उससे पहले 29 तक स्टेटमेंट दे दें। तो मामला एग्जैक्टली वही है जो कि लास्ट हियरिंग में था, और अभी भी फर्ज जुर्म आयद करने के लिए एडजर्न हुआ है केस। ये नहीं कि उसको उनकी मगर अदालत ने तो लिखा है कि हम सेटिस्फाइड हैं अपॉलॉजी से। अभी एक अलग बात है कि वो कह रहे हैं हमने अपॉलॉजी नहीं की है, और अनकंडीशनल अपॉलॉजी का मतलब होता है कि आपने मान लिया कि आपने कंटेम्प्ट किया, हमने नहीं माना कि हमने कंटेम्प्ट किया। हमने तो अदालत से कहा अगर आपको लगता है तो हम माजरत कर लेते हैं। गलत फहमी है, क्योंकि उन्होंने अभी भी जो तारीख मुकर्रर की है वो फर्ज जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की है। या आप ये बात नहीं हो, वो तो ठीक है, जो कुछ उन्होंने कह दिया वो कह दिया, लेकिन उस जो उन्होंने बातें की हैं वो जब तक के हल्फिया बयान में सामने नहीं आएंगी उस वक्त तक वो फैसला चेंज नहीं होगा। यानी फर्ज जुर्म आयद करने के लिए 3 तारीख यकीनन मुकर्रर है, और उस दिन, लेकिन आप ये कि इसमें एक जज नहीं है, चीफ जस्टिस साहब अकेले नहीं है उसमें बहुत से दूसरे जजेस भी हैं। तो सबने कंसिडर करना है उनकी स्टेटमेंट को, क्या उनकी जो स्टेटमेंट आएगी वो उसमें ये उस ज़िम्मे में आती है जो कि अनकंडीशनल माफ़ी की जो चीज़ें होती हैं उसमें वो पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं, देखना पड़ेगा। रिजवी साहब, आप ये बताइएगा कि अब जो 2 जवाब थे उस पर भी आपने कहा था कि उनके बावजूद अदालत ने बड़ी नरमी दिखाई है। जो 2 जवाब जमा कराए गए थे, पहला जवाब, उसके बाद अदालत ने मौका दिया, फिर दूसरा जवाब, उसके बाद अदालत ने फर्द जुर्म का कहा। मगर हामिद खान साहब तो कह रहे हैं कि वो उन 2 जवाब पर भी कायम है, वो भी नहीं विड्रॉ किए हैं। अब वो भी नहीं विड्रॉ किए, अपोलोजाइज भी नहीं किया, तो फिर कहाँ ये सारा मामला खड़ा है? अदालत ने जब एक दफ़ा लिख दिया कि बादियों नज़र में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपॉलॉजी को, तो कैसे अदालत अब पीछे हटेगी इस मामले से? उन्होंने कहा प्राइमा फेशी को फाइनल चीज़ नहीं है, ये इंटरम चीज़ है कि, तो मैं समझता हूँ कि 3 अक्टूबर को उन्होंने सिर्फ एफिडेविट के लिए एडजर्न नहीं किया है इनके, बल्कि चार्ज के लिए एडजर्न किया है, और वो ये देखना चाहते हैं कि ये रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं एफिडेविट में या अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी दे रहे। उसके साथ एक शर्त और भी होती है शाहजेब साहब कि आपको सरेंडर करना पड़ता है एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट।
बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदानों की राय आपने सुनी, हामिद खान साहब की राय आपने सुनी है। इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है वो भी आप ध्यान रखें एक के बाद। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब मौजूद। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब तवक्कात आप लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, आप भी कह रहे थे, मरीम नवाज़ भी कह रही थी कि जिस तरीके से तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई किया, दानियाल अजीज़ को किया, अदालत वैसे ही देखे इमरान खान का मामला। हामिद खान साहब कह रहे हैं नाम ने माफ़ी मांगी है और ना हम समझते हैं कि हमने कंटेम्प्ट की है। गैर मशरूत माफ़ी का मतलब होता है कि आपने जुर्म कबूल किया, हमने कोई नहीं कबूल किया, हमने माजरत की है और ऑफ़र की है, पेशकश की है। उसके बावजूद अदालत ने बादियों नज़र में उनकी माफ़ी कबूल कर ली है और एफिडेविट अब उन्होंने जमा कराना, जो वो कह रहे हैं हम वैसा एफिडेविट जमा कराएंगे जैसे हमारे जवाब थे और उसी की रोशनी में हमने बात की है। आप लोगों की ख्वाहिशात ही रह जानी है। दहशतगर्दी का मुकदमा भी अदालत ने खारिज किया, कंटेम्प्ट का मामला भी उनका ख़त्म हो गया, आपको उनसे मैदान में ही लड़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, ये अल्लाह की कुदरत है कि हम कहा करते थे कि दोरा म्यार है, हमें सुतेला बनाकर सलूक किया गया है और कोई लाडला है। वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें साबित हो रही हैं और आज अगर शहबाज गिल की बीवी, ड्राइवर की बीवी गिरफ्तार हो तो आज हमारी माँ बहनें जो कि काल कोठरियों में रही, मौत की चक्की में रही, उनका दर्द भी लोगों को याद आया। वो 2 दिन रिमांड पे रहा तो हमारे 90 दिन का वो रिमांड भी लोगों को ज्यादती याद आई, नहीं तो लोग तो भूल गए थे। और हमारे साथ भी एहतसाब, मंशियात, गद्दारी, तौहीन अदालत वाले आज जो ज्यादतियाँ हुई हैं आज कम अज़ कम आप डिस्कस तो कर रहे हैं और हम तो बताना ये चाह रहे हैं कि हमें एक अलहदा स्टैंडर्ड से जांचा गया है। मेरा मुकदमा तो ये इस अदालत की ऑब्जर्वेशन है और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक बड़ी बात है कि इस अदालत, इसी बेंच ने कहा कि तलाल और दानियाल को तो हम नोटिस भी ना करते, मगर मुझे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया। मुझे तो पहले वार्निंग नहीं हुई थी। जो एश्योरेंस आज इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है वही एश्योरेंस 2014 में, ये मेरे पास कागजात पड़े हैं, यही एश्योरेंस उन्होंने तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट को भी दी। मैं आइंदा नहीं करूंगा, मैं अदालत का एहतराम करता हूं। उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट में दी एश्योरेंस पे अमल नहीं किया तो ये इस पे कैसे करेंगे। खान साहब का एक ही तरीका है, वो गिरेबान को पढ़ते हैं, जब बात नहीं बनती तो फिर पांव पड़ जाते हैं। और गिरेबान को वो अमेरिका का देख लें, पहले उन पे चढ़े, फिर उसके बाद माफी मांगने के लिए उन्होंने लॉबिंग की फर्म भी हायर कर ली। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट फौज पे चढ़े, कहा न्यूट्रल, गद्दार, यजीद और उसके बाद क्या क्या अलकाबाद, और अचानक एक दिन कहा नहीं न्यूट्रल और जो जानवर है वो तो मेरे अब्बू हैं, वो तो उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, नहीं तो वो तो बड़े, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मगर वो जो भी करते हैं के मामलात में भी वो जो भी करते हैं आप लोगों को आउटस्मार्ट करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमारे अमेरिका से भी ताल्लुकात पहले के मुकाबले में बेहतर हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात पहले के मुकाबले में बेहतर हो गए हैं, तौसी की बात कर रहे हैं। साथ में आज आपने देखा कि अदालत से भी उनको रिलीफ मिल गया है। वो जो भी करते हैं सियासत में तो आप लोगों के आगे ही आके खड़े हुए ना, तो आप लोगों को क्या जो आपकी उम्मीदें होती हैं उस पर तो पानी फेर रहे हैं ना। तो देखिए बिल्कुल भी हमने तो ये उम्मीद नहीं लगाई। हम तो कम से कम मगर ये जरूर चाहते हैं कि सारे एक स्टैंडर्ड से जांचे जाएं और अगर ज्यादतियां हमारे साथ हुई हैं तो उसका अजाला किया जाए। मुझे बताएं ये कौन सा निज़ाम इंसाफ है जो रोकता है कि भुट्टो फांसी चढ़ गया लेकिन सारे लोग कह रहे हैं कि वो गलत चढ़ा, आज के दिन तक कोई पेशेमानी नहीं, कोई इस फैसले को कलअदम नहीं किया गया। कौन सा कानून है? सब लोग कह रहे हैं कानूनदान के नवाज शरीफ को जो ब्लैक डिक्शनरी से ब्लैक डिसीजन दिया गया, ताहयात नायल किया गया, वो गलत हुआ और उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। कौन कहता है कि मेरे जैसे नौजवान जिसके 5 साल कौन देगा कि भी वो एक कमतर तौहीन अदालत में आपने उसको उड़ाकर रख दिया लेकिन वो उसकी रिव्यू नहीं कर सकता। इन्हीं कामों के लिए जुडिशियल रिव्यू होता है, इसी कामों के लिए सो मोटो होता है, इसीलिए रखा गया। नहीं तो सो मोटो इसलिए नहीं रखा गया कि 2 बोतलें पकड़ी गई, किसी का घर गलत बन गया, कहीं कार एक्सीडेंट हो गया तो सो मोटो यहां ही होता है जहां पर आप लोग और उसको ठीक किया जा सके। अब ज़ाहिर पहले आप लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान को वैसा ही ट्रीट करें जैसे हमें किया था। अब मुतालबा यहाँ तक आ गया है कि अगर इमरान खान को रिलीफ दिया है तो हमारे साथ जो माजी में गलत किया था वो रिलीफ हमें भी दें। आपको नज़र आ रहा है ना कि अब खान साहब ने आज कॉल दे दी है, इस्लामाबाद में पहले ही कंटेनर्स आप लोगों ने लगा दिए हैं, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं है, तारीख वो दे नहीं रहे हैं, हफ्ते को प्रोटेस्ट करेंगे, तारीख कह रहे हैं मैं बाद में ऐलान करूँगा। तो अब आप लोग इस्लामाबाद बंद रखेंगे तो आप लोग इस वक्त खान साहब के पास इनिशिएटिव है और आप लोग इस वक्त खान साहब को देख रहे हैं कि वो क्या करेंगे। सियासत इस वक्त ये हो रही।
देखिए खान साहब जो भी कर लें, बार बार वो कहते हैं 25 किलोमीटर की हुकूमत, 25 किलोमीटर की हुकूमत ही अपॉइंटमेंट करेगी, 25 किलोमीटर की हुकूमत ही इलेक्शंस का फैसला करेगी, 25 किलोमीटर की हुकूमत ही पाकिस्तान की इस वक्त हकीकत है। खान साहब का लॉन्ग मार्च, मैं आपको बता दूं, कानून की अमलदारी होगा, बिल्कुल ये ज़हन में रखें, ये रीप्ले होगा जिस तरह का पहले लॉन्ग मार्च होगा। इनिशिएटिव उनके हाथ में नहीं है, हुकूमत के हाथ में है। इलेक्शन कब होने हैं, अपॉइंटमेंट कौन सी होनी है, और इस पाकिस्तान में आगे सियासत कैसे चलेगी। हमें तो आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत है, हमारे साथ होने वाली नाइंसाफियां उभर कर आ रही हैं, और हर कोई कह रहा है कि नून लीग और नवाज शरीफ से ज्यादतियां हुई हैं। हमारे लिए ये क्रेडिट है। मगर तलात साहब, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं। तारीख में हमने ये देखा है कि जब लीडर तारीख ना दे रहा हो और धमकी दे रहा हो और तारीख का बाद में ऐलान करने का कह रहा हो, तो देखा है हमने तारीख में कि इसमें मतलब होता है कि वो इशारे का इंतजार कर रहा है। तो आप लोग कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, सिचुएशन को सही तरीके से रीड कर रहे हैं? देखिए, हमें अल्लाह ताला पे भी भरोसा है और अपने इत्तेहादियों पे भी, और ये बात क्लियर है, किसी धौंस, किसी ज़बरदस्ती का इलेक्शन काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब कानून का इतलाक सब पे एक जैसा होगा। ये कैसे मुमकिन है कि 62-63 लोगों के लिए और है और इमरान खान के लिए और हो। तोशा खाना में ओपन एंड शट है, फॉरेन फंडिंग ओपन एंड शट है, और इसके बाद ये केसेस और ये जो इनका हिसाब है, खान साहब हिसाब पहले देंगे, इंतखाब बाद में होगा, ये भी आप लिख कर रख लें। मगर अब मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग फिर टेक्निकल नॉकआउट की जो आपकी उम्मीद थी वो नहीं हो पाएगी। आपका आज मुकाबला कर लें, कल मुकाबला कर लें, अगस्त में पूरा करके मुकाबला कर लें, कौन सा ऐसा केस है जिससे आपकी उम्मीद रह गई है? इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज हो गया है तोशा खाना का, अब क्या आप उससे अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं जब वो कह रहे हैं कि हमने तो सारी के सारे हमारे पास प्रूफ मौजूद थे, एविडेंस मौजूद थी, अब क्या उम्मीद रह गई है आपको? कैसे टेक्निकल नॉकआउट है? टेक्निकल नॉकआउट नहीं है, ये मेरिट्स पे नॉकआउट है, ये मेरिट्स पे नाहिल है। तोशा खाना, लोग तो मस्जिद का अकाउंट ना जाहिर करने पर नाहिल हो गए, लोग 2 शनाख्ती कार्ड गलती से बनने पे नाहिल हो गए। पूरे का पूरा तोशा खाना जिसमें हीरे जवाहरात, घड़ियां, गुलदान, जिसमें क्या कहते हैं टी सेट, क्या क्या था, वो आपका क्या ख्याल है कि वो ऐसे ही गुजर जाएगा? और क्या फॉरेन फंडिंग आपकी भरी पड़ी हो, 5 एफिडेविट, 5 साल के एफिडेविट, एक एफिडेविट गलत हो जाए तो तायाद नाअहल होता है, 5 एफिडेविट गलत हो चुके हैं, तो ये टेक्निकल नॉकआउट नहीं है, ये बिल्कुल मेरिट्स पर नाअहल होगा। और अगर ये नाअहल कैसे मुमकिन है ना हो, वो जो इसको इमदाद हासिल थी 8-8 साल के स्टे की, वो खत्म हो चुकी है। हम ऐसा इलेक्शन नहीं होगा जिसमें सबके लिए कानून एक जैसा ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक जैसा कानून सबके लिए लगेगा। मैक्सिमम ये नहीं होगा कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड शायद ये मिल जाए कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, उनके जो केसेस के मामलात हैं, अभी मरियम नवाज के केस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे लग रहा है कि अदालत ने जो 4 सवालों के जवाब मांगे हैं, नजर आ रहा था कि नैब के पास नहीं है, वो काफ़ी अरसे से अदालत उनसे बार बार ये सवाल पूछ रही है कि उसके बाद आपको शायद ये लेवल प्लेइंग तो फिर मिल जाए कि नवाज शरीफ साहब भी हों और वो भी कैंपेन कर रहे हों। ये मामला ना हो कि नवाज शरीफ साहब अगर बाहर हुए थे 2018 से पहले, तो इमरान खान भी बाहर हो अगले इलेक्शन से पहले। देखिए, एक तो नवाज शरीफ ने कब आना है इसका कोई तल्लक नहीं इमरान खान की सियासत से, और वो अपनी मर्जी इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन एक मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ से होने वाली ज्यादतियां जो हैं, वो तो हो सकता है उसकी ज़ात से ज्यादतियां, मरियम नवाज से, नून लीग से, हमारे जैसे कारकुनों से, मगर पाकिस्तान से ज्यादती हुई है दोरे म्यार पे। इसी जो पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज मुल्क हुआ है वो साकिब निसार के फैसलों से हुआ है कि उस वक्त 100 का डॉलर था, आज 250 के करीब है। उस वक्त इन्फ्लेशन 3 थी, आज 15 के करीब है। उस वक्त आप देख लें, आटा जो 35 रुपए का मिलता था 100 रुपए का, उस वक्त चीनी गुजारिश एक आखिरी लाइन कह लेने, आखिरी लाइन गुजारिश है, ये जो पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज हुआ है ये दौरे म्यार से हुआ है, गलत फैसलों से हुआ है। जब तक ऐसे गलत फैसलों पर रिव्यू नहीं होगा, इसी तरह के पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज मुल्क रहेगा, इकोनॉमी नहीं संभलेगी, तो याद करें उस दिन को जिस दिन साकिब निसार ने ये फैसले शुरू किए थे और इस गरीब की रोटी और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज शुरू होना हुआ था। इमरान नवाज शरीफ का तो इतना कुछ नहीं गया जो गरीब और इस मुल्क का चला गया। बहुत शुक्रिया। तलात चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीद उन्हें अभी भी है फैसलों के हवाले से। इसके अलावा अपना जो माजी का मामला है वो भी अवाम के सामने रख रहे थे।
जो मुआशी स्टेबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है। रुपए की कदर के हवाले से मुसलसल सवाल उठ रहा है कि क्या वजह है कि हुकूमत मुदाखलत नहीं कर पा रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं। आज जो अदद-ओ-शुमार आए हैं उसमें 27 करोड़ डॉलर्स मजीद गिर गए हैं। इसके अलावा जो लास्ट स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर उसमें 16.5% का डिक्लाइन आया है। मईशत सुसरवी का शिकार है, महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है। आखिर मामला कहाँ जा रहा है? स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। मुआशी गैर यकीनी के हवाले से मुसलसल सवाल उठ रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल गिर रहा है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें भी गिरावट है और सवाल उठ रहा है कि मईशत कहाँ जा रही है। इस वक्त जो मईशत के फंडामेंटल्स हैं वो कहाँ खड़े हैं और कितनी स्पेकुलेशन हो रही है। स्टेट बैंक पर सवाल उठ रहा है कि वो क्यों नहीं मुदाखलत कर रहा है। बैंक्स हों, एक्सचेंज कंपनीज हों, उस हवाले से सवाल उठ रहे हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर इनायत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है फंडामेंटल रीजंस अपनी जगह पर है, एक सेंटिमेंट अपनी जगह पर है, सब पर बात करेंगे, मगर उससे सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही वो स्पेकुलेशन है। आपको सेनेट की कायमा कमेटी हो, नेशनल असेंबली हो, वहाँ पर भी इन सवालात का सामना करना पड़ा कि स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं कर रहा है। कमर्शियल बैंक्स ने भी और फिर एक्सचेंज कंपनीज ने भी स्पेकुलेशन भी की, मैनिपुलेट भी किया। 12-12 रुपए का ओपन मार्केट और जो इंटर बैंक है उसका फ़र्क आ गया। जो फ्री मार्केट है वो स्पेकुलेशन नहीं अलाउ करती है। स्टेट बैंक को इंटरवीन करना था, इस सवाल हो रहा जी। एक तो जो ज़्यादा, एक तो थैंक यू वेरी मच खानज़ादा साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने ये मौका दिया कि आपके साथ और आपके नाजरीन के साथ जो है मैं अपने व्यूज़ शेयर कर सकूं। तो एक तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्पेकुलेशन की बात हो रही है, एक्चुअली स्पेकुलेशन से ज़्यादा इस वक्त जो क्रिटिसिज्म आया है बैंक्स के ऊपर वो तो ये है कि उन्होंने जो इम्पोर्टर्स को जब उन्होंने डॉलर सेल किए हैं तो वो बड़े हाई रेट पे किए हैं एज़ कम्पेयर टू उस वक्त जो इंटर बैंक रेट था। और सेकंड जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि एक्सचेंज कंपनीज़ ने जो है वो दे हैव नॉट प्लेड बाय द रूल्स और इसलिए कर्व में और इंटर बैंक में जो डिफरेंस है वो बहुत सब्सटेंशली ज़्यादा हो गया। तो टू स्टार्ट विद, एक तो ये कि देखिए हमने पिछले काफ़ी अर्से से अपनी मॉनिटरिंग बोथ ऑन बैंक्स एंड एक्सचेंज कंपनीज खासी टाइटन की हुई है और उसके नतीजे में हम इन्फोर्समेंट एक्शंस भी टाइम टू टाइम लेते रहे हैं। अभी फ्यू डेज़ बैक हमने एक्सचेंज कंपनीज़ के कुछ ब्रांचेस के जो है ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड किए थे। उससे पहले भी हमने सस्पेंड किए थे जहाँ पे हमने ये देखा कि एक्सचेंज कंपनीज़ कुछ इस किस्म की प्रैक्टिसेस में इंगेज हैं जो डिज़ायरेबल नहीं है। मगर उससे पहले जब आपने कार्रवाई की तो रेगुलेटर का एक ज़ाहिर डर होता है कि रेगुलेटर कार्रवाई करेगा। उसके बाद हुआ ये कि 12 रुपये का फ़र्क आ गया। एक दफ़ा 220 का था, 232 का ओपन मार्केट में था और मिल भी नहीं रहा था। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी कोई जोक दर जोक जा रहे थे लेने के लिए डॉलर, उसके बावजूद नहीं मिल रहा था। जिनको सफ़र करना था उन्हें भी नहीं मिल रहा था। तो क्या वजह हुई कि ना रेगुलेटर का खौफ था और एक्सचेंज कंपनीज दे भी नहीं रही थी? क्या हो रहा था? स्मगलिंग हो रही थी? क्या हो रहा था? जी, एक तो ये हुआ कि एक्सचेंज कंपनीज़ के पास जो इनफ्लोज आते हैं, जो वो डॉलर्स बाय करती हैं, डॉलर्स या अदर फॉरेन करेंसीज बाय करती हैं इंडिविजुअल से, वो भी कुछ कम हो गया। एट द सेम टाइम जो आउटफ्लो है वो भी सब्सटेंशली जो है वो बढ़ गया। अब उसकी मल्टीपल रीजंस जो है वो बताई जा रही हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि जैसे आपने फरमाया कि जो फॉरेन करेंसी है वो स्मगल आउट हो रही है पाकिस्तान से, जो है वो बाहर जा रही है। सेकेंडली ये भी कि अभी जब ये फ्लड्स वगैरह आए हैं तो उसके नतीजे में वेजिटेबल्स की प्राइसेस यकदम बढ़ी हैं। तो काफ़ी सब्सटेंशियल क्वांटिटी में वेजिटेबल्स जो है वो इंपोर्ट हुई हैं फ्रॉम आवर सम नेबरिंग कंट्रीज़ और उनकी पेमेंट भी जो है वो कैश डॉलर्स में हुई है और वो कैश डॉलर्स भी जो है या ओपन मार्केट से परचेज़ किए गए हैं या कर्व से परचेज़ किए गए। इन एडिशन टू दैट एक और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस जब इतनी वॉलेटिलिटी होती है तो लोग आमतौर पे कोशिश करते हैं कि वो अपनी फॉर एग्जांपल सेविंग्स को जो है वो कन्वर्ट कर लें। और पाकिस्तान में कानून जो है वो ये इजाज़त देता है हर एक को कि अगर वो चाहता है तो अप टू ए सर्टन क्वांटिटी वो डॉलर्स जो है वो परचेज़ कर सकता है। तो जब सप्लाई जो है वो कुछ कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका इफेक्ट ऑफ कोर्स जो है वो प्राइसेस पे मगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है। जैसे IMF की उम्मीद आई तो पहले 240 पर गया, फिर 212-13 पर आ गया और उसके बाद आज एक दफ़ा फिर 240 के आसपास खड़ा हुआ है। इतनी फ्लक्चुएशंस हैं, हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में ज़ाहिर है करेंसीज फ्लक्चुएट कर रही हैं, मगर पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। रीजनल करेंसीज में भी सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। जब IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, तो क्या ऐसी अनसर्टेनिटीज़ हैं? क्या जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी इकॉनमी के इतने वीक हैं? पैसे जो कमिट हुए थे वो नहीं आए, रिजर्व गिर रहे हैं। आज भी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी कोई 27 करोड़ डॉलर्स रिजर्व पाकिस्तान के गिर गए हैं।
जी बिल्कुल, वो आप ठीक कह रहे हैं। ड्यूरिंग द वीक जो है वो हमें कुछ डेट की रीपेमेंट्स करनी पड़ी, जिसकी वजह से जो है वो कुछ रिजर्व्स जो है वो हमारे और डिक्लाइन हुए। देखिए जो फंडामेंटल्स हैं वो तो डे बाय डे चेंज नहीं होते, तो फंडामेंटल्स एक्चुअली जो लॉन्ग रन मूवमेंट है एक्सचेंज की उसको डिटरमिन करते हैं। जो मार्केट में डे बाय डे वॉलेटिलिटी होती है वो ज़्यादा सेंटिमेंट्स ड्रिवन होती है, और सेकेंडली वो आउटलुक के ऊपर जो है वो ड्राइव करती है। जैसे आपने फरमाया कि पहले भी PKR जो है वो तकरीबन 240 के करीब पहुंच गया था। उसके बाद जब एक अच्छी खबर आई कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट है वो इन प्लेस है, और पाकिस्तान ने जो रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग जो अरेंज करनी थी वो उन्होंने कर लिया, तो बड़ी तेज़ी से अप्रिशिएट हुआ, और तकरीबन 26 रुपये की अप्रिसिएशन हमने देखी तकरीबन 2 वीक्स में, और 214 रुपये के ऊपर जो है वो 214 तक आ गया। उसके बाद फिर जो है वो कुछ देर वहीं पे उसने स्टे किया, और उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो होना शुरू हो गई। उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो इकनॉमिक अनसर्टेनिटी वो हमने देखा है वो थोड़ी सी जो है वो बढ़ रही है, स्पेशली फ्लड्स की वजह से। जो मार्केट है और जो दूसरे लोग भी जो देख रहे हैं वो इस वक्त थोड़े से अनसर्टन है कि इस फ्लड का इम्पैक्ट जो है वो हमारे फिस्कल अकाउंट्स पे क्या होगा, हमारे करंट अकाउंट पे क्या होगा। और ऑफ कोर्स जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहले हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कुछ जो है ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब एक ये भी ऑफ कोर्स फिर एक ये क्वेश्चन राइज होता है कि वो जो अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहले एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी फाइनेंसिंग के आपने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि एज सुन एज दिस इकनॉमिक अनसर्टनिटी इज़ टेकन केयर ऑफ तो सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। जैसे आपने आज देखा है कि आज कुछ ख़बरें आई हैं कि पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक से जो है एडिशनल फाइनेंसिंग जो है वो अरेंज किया। तो आई थिंक इट शुड हैव इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट गोइंग। जैसे आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल में स्टेबिलिटी आएगी, मगर मसला ये है कि ज़ाहिर है फ्लड्स की वजह से जो एक सेंटीमेंट ख़राब हुआ वो अपनी जगह पर हुआ, फंडामेंटल्स भी चेंज होते हैं उससे। मगर अगर फ्लड्स ना भी होते तो जो स्टेट बैंक के भी कायम मकाम गवर्नर ने कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं कि जी हमारे पास फंडिंग का इंतज़ाम है और कोई 30-31 अरब डॉलर भी चाहिए तो 37 अरब डॉलर का इंतज़ाम है, वो भी मटेरियलाइज़ नहीं हुआ। सितंबर के महीने में ज़्यादा पैसे आने थे, IMF के अलावा कहीं से पैसे आते नहीं नजर आए, एशियन डेवलपमेंट बैंक डिले हो गया, वर्ल्ड बैंक। तो आप कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान के पास वाकई इस साल का इंतज़ाम है जो एस्टिमेट्स है और स्टेबलाइज करेगी सिचुएशन? जी, जो फाइनेंसिंग की इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमें तो गवर्नमेंट से आती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअली डील्स विद मल्टीलैटरल्स विद बायलैटरल्स। जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास है और ऑफ कोर्स खाली हम नहीं बल्कि देखें IMF भी सेटिस्फाइड था, तभी तो जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वरना उसके बगैर जो है वो पॉसिबल ही नहीं था। और उसके बाद बोर्ड ने भी उसकी जो है वो अप्रूवल दे दी। तो एज़ फॉर एज जो पिछली फाइनेंसिंग अरेंजमेंट थी वो तो मोर देन इनफ जो है वो कवर थी। एक्चुअली जो 4 बिलियन का एडिशनल फाइनेंसिंग IMF ने इंसिस्ट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अरेंज करे, वो वॉज इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग, ताकि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बढ़े। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक कि हम तो वी आर रीजनेबली श्योर कि जो ये गैप है, जो फाइनेंसिंग गैप है वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। सब तो फिर इस वक्त आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि जो स्पेकुलेशन का आंसर है वो बहुत कम है। इस वक्त जो फंडामेंटल्स हैं और जो सेंटीमेंट डेवलप हुआ, फ्लड्स आए और ये उसी को मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है और ये सिचुएशन इंप्रूव आप कह रहे हैं कि कर जाएगी, मगर इसमें स्पेकुलेशन का आंसर कम है इस वक्त। जी बिल्कुल, यानी स्पेकुलेशन का है सर्टनली। देखिए जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती है तो लोग जो है वो पोजीशंस लेते हैं, और ये किसी भी फ्री मार्केट का जो है वो एक नेसेसरी एलिमेंट होता है। स्पेकुलेशन इज़ एक्चुअली नॉट ऑलवेज बैड, क्योंकि समटाइम्स के साथ अगर मैनिपुलेशन भी हो रही हो, जो कि मार्केट में इल्ज़ाम लग रहा है कि हो रही है। जी, मैनिपुलेशन जो हो रही है, मैं उसकी आपको वजाहत कर दूं। जो बैंक्स के ऊपर फॉर एग्जांपल बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने बहुत एक्सेसिव जो है वो रेट चार्जेस किए। देखिए बैंक जो अपना स्प्रेड चार्ज करते हैं किसी भी डील के लिए, वो स्प्रेड भी फंक्शन है वॉलेटिलिटी का। तो एक मार्केट जो स्टेबल है वहाँ पे बैंक जो अपना स्प्रेड चार्ज करेंगे वो रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि फॉर एग्जांपल PKR का रेट मोर और लेस यही रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन जहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो अपना रिस्क कवर करने के लिए बैंक फिर अपना स्प्रेड भी जो है वो बढ़ा देते हैं। हैविंग सेड दैट, हमने ऑलरेडी जैसे हमने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी एक्सप्लेन किया और वहाँ बैंक्स भी थे कि हमने बैंक्स की इंस्पेक्शन जो है वो की हैं
और हमने बैंक्स को जो है वो शो कॉज नोटिस भी इशू किए। इस वक्त वो जो है प्रोसेस में है, और जहाँ जहाँ पे भी हम देखेंगे कि बैंक्स ने जो है इस किस्म के रेट्स जो है वो चार्ज किए हैं कस्टमर्स को जो अबव दी नॉर्मल थे, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और ओवरऑल जो इकोनॉमिक पिक्चर है इस वक्त, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़ाहिर है बहुत हायर साइड पर है और साथ में ग्रोथ के हवाले से सवालात पैदा हो रहा है, एग्रीकल्चर कितना हर्ट होगी। आज जो लास्ट स्किल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आया है जुलाई में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 16.5% का डिक्लाइन है। तो जो ग्रोथ के टारगेट्स हैं, इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए हैं पाकिस्तान के? जी मेरा ख्याल है कि वो सारे के सारे जो है वो रिकास्ट करने पड़ेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए अभी तक ये हमारे पास फाइनल असेसमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी असेसमेंट कर रही है। आई अंडरस्टैंड कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक वो भी अपनी इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर रहे हैं, और वो होपफुली जो है इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ वो असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वंस दैट असेसमेंट इज़ कंप्लीट तो देन वी विल बी एबल टू एक्चुअली असेस कि ग्रोथ पे कितना इसका इम्पैक्ट आएगा, फिजिकल पे कितना इम्पैक्ट आएगा, और हमारे करंट अकाउंट पे कितना इम्पैक्ट। मगर ज़रा कंसर्न्स तो पैदा हो रहे हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ का जो साइकिल है, अब उसमें एग्रीकल्चर तो चले फ्लड से मुतासिर हो गई, बट इंडस्ट्री बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। और इंडस्ट्री की ये भी शिकायत है कि आपके जो इकदामात हैं वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी कह रही है कि हमें भी इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि स्टेट बैंक या फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बार बार कह रही है कि हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की जो इंपोर्ट्स उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर वो शिकायत है उनकी कि हमें भी अपनी दरामदात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जी ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक तो मैं ये वजाहत कर दूं कि देखिए इस वक्त जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, प्रायर अप्रूवल की रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपको स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। वो सिर्फ 20% ऑफ आवर इंपोर्ट बिल को कवर करती है। उसमें गाड़ियाँ हैं, CKDs, ये हैं सेल फोन्स हैं, और उसके बाद चैप्टर 84 और चैप्टर 85 है जो बेसिकली कवर करता है मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। इनको टोटल अगर आप कर लें तो ये 20% ऑफ आवर इंपोर्ट बिल है। एज़ फार एज़ 80% ऑफ द इंपोर्ट बिल इज़ कंसर्न, जिसमें आपके रॉ मटेरियल्स हैं, जिसमें फूड है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स हैं, उस पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो 20% है इसको भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स फॉर एग्जांपल आर आवर टॉप प्रायोरिटी, कि उनको किसी तरह से हिट ना किया जाए, और हमारी पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो उनकी अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको इमीडिएटली जो है वो हम अप्रूव करें। रिसेंटली एड्रेस किया है, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते पहले उनकी तरफ से शिकायत की गई है। इस मामले को रिसेंटली एड्रेस किया गया है कि जी एक्सपोर्टर्स को कोई शिकायत नहीं होगी उनकी जो दरामदाद। जी जी बिल्कुल। अब तो यानी आमतौर पे पहले हमारा जो प्रोसेस था वो ये कि हम फर्म्स के साथ डायरेक्टली इंगेज नहीं होते थे, हम उनके साथ इंगेज होते थे थ्रू बैंक्स, क्योंकि वो हमारा एक नॉर्मल जो SOP था। लेकिन अभी गिवन दी सिचुएशन जो हो रही थी तो उसके बाद से हमने फर्म्स के साथ अब डायरेक्ट इंगेजमेंट शुरू कर दिए, क्योंकि वो हम देख रहे थे कि उसमें कुछ डिलेज आ रहे थे। हम बैंक्स को फॉर एग्जांपल कहते थे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, बैंक उस फर्म के पास जाता था और वो उसमें टू एंड फ्रो में कुछ जो है वो टाइम लगता था। तो जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो ये कि अब वो प्रोसेस जो है वो खासी हद तक जो है वो स्मूथ, इट्स नाउ रनिंग स्मूथ। और एज़ फार एज एक्सपोर्टर्स आर कंसर्न, आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह जो है गोइंग फॉरवर्ड उनको कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।